नमस्कार दोस्तों, बटनेर IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। तो जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो जो इतिहास है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इतिहास जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हम पहला देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है। तो दूसरा हम इसमें देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल रहता है। कौन सा रहता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल रहता है। और तीसरा इसमें रहेगा इतिहास या ऐतिहासिक काल रहेगा। साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो जो इतिहास है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास रहेगा। तो सबसे हम पहले देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसमें मानव क्या था? मानव असभ्य व बर्बर था। असभ्य था और बर्बर रहता है। और इसमें हम देखेंगे लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस काल की विशेषता है कि यहाँ पर लेखन कला का जो विकास है वो क्या नहीं हुआ था। मानव असभ्य और बर्बर था। और यहाँ पर हम देखेंगे जो मानव है पत्थरों पर निर्भर था। किस पर? पत्थरों पर निर्भर था। सिर्फ उसे पत्थरों के बारे में जानकारी थी। उसकी जो दिनचर्या है, जीवन है, उसका पत्थरों पर निर्भर करता था। जैसे हम देखेंगे गुफाओं में ही रहता था, गुफाओं में ही पत्थरों पर ही वो अपने चित्रांकन को दर्शाता था। सभी चीज़ें हम देखेंगे पत्थरों पर ही, यानी इसीलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता है। तो अगला है जो आद्य ऐतिहासिक काल रहता है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे यहाँ पर लेखन कला का विकास हो चुका था। क्या हो चुका था? लेखन कला का जो विकास है वो हो चुका था। यानी कि लेखन कला का विकास हो चुका था और उसका आज हम उपयोग नहीं कर पा रहे। यानी कि लिपि तो थी, यहाँ पर लिपि थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी बात इसमें हम देखेंगे यह धातु काल रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे पाषाण काल रहता है। यहाँ पर हमने देखा यह पाषाण काल रहता है, लेकिन यहाँ पर धातु काल रहता है। तो इसमें 2 सभ्यताएं आती हैं, 2 बड़ी सभ्यताएं भारत की। उनमें हम देखेंगे एक तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी इस काल में वैदिक सभ्यता। ये दोनों ही क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से लिपि के प्रमाण तो मिलते हैं, लेखन कला का विकास तो मिलता है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पढ़ नहीं सकते। जैसे कि हम देखेंगे धौलावीरा से हमें एक शामपट का प्रमाण मिलता है जिस पर कुछ बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हम देखते हैं कि धौलावीरा में एक क्या है? शामपट के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसे क्या है? पढ़ा नहीं जा सका। इसी तरह से वैदिक सभ्यता जो है इसे भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे इतिहास काल है। जो इतिहास में क्या है? यहाँ पर लिखा भी गया, यानी कि लेखन कला का विकास जो है हो चुका था।
और यहाँ पर जो लिपि है इसे पढ़ा भी गया। दोनों स्तरों पर इसका यहाँ पर हम देखते हैं विकास हो चुका था। फिर से हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में मानव क्या था? असभ्य था, बर्बर था। यहाँ पर क्या था? लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, मानव केवल पत्थरों पर निर्भर करता था। यहाँ पर लेखन कला का विकास हो चुका था तथा लिपि थी, उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसमें दो सभ्यताएं आ जाती हैं बड़ी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है इतिहास का काल, जिसमें लिखा भी गया इतिहास को और उसे पढ़ा भी जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में हम इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती हैं। इसमें हमने देखा मानव असभ्य बर्बर था, पत्थरों पर निर्भर करता था। उसे पत्थर के बारे में जानकारी रहती है। क्या होता है? उसे पत्थर की जानकारी रहती है। पत्थरों से ही उसने क्या? आग का आविष्कार कर लिया था, अग्नि जलाना सीख लिया था। अग्नि की जानकारी उसे हो गई थी, पत्थरों से ही उसने अग्नि जलाना सीखा। और बाद में हम देखते हैं कि जंगलों में जैसे ही हम देखते हैं आग लगती है, जंगलों में आग लगती है तो जीव जंतु हैं वो जल जाते हैं, यानी कि भुने जाते हैं। धीरे धीरे मानव पहले क्या करता था? कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे क्या उसने जानवरों को भून कर खाना सीख लिया। जो जानवर थे उनको भून कर खाना सीख लिया। अचानक उसने देखा पहले पत्थरों को रगड़कर आग भी निकालता था, फिर जंगलों में अग्नि, जैसे ही जंगल अग्नि पकड़ लेते तो उसमें जानवर भुन जाते, उससे पहले कच्चा खाता था। एक दिन उसने क्या किया? भुना हुआ मांस खा लिया और इसका जो टेस्ट है उसको बढ़िया लगा, फिर उसने भून कर खाना शुरू कर दिया। मानव इस समय समाज में भी नहीं रहता था। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आगे इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम 3 भाग हैं जो इसके, वो अलग अलग 2 भाग हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल है, आज का हमारा जो विषय इतिहास में यही रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की एक परिभाषित किया जाए तो इसमें हम देखेंगे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें मानव क्या था? असभ्य और बर्बर था। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। हमें यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, इस इतिहास के हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलती, केवल पुरातत्व स्रोत ही मिलते हैं जिसके आधार पर हम इसकी जानकारी जुटा पाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो प्री हिस्टोरिकल शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे, सर्वप्रथम प्री हिस्टोरिकल जो शब्द है, प्री हिस्टोरिकल जो शब्द है इसकी जो जानकारी है 1851 में डैनियल विल्सन द्वारा अपनी पुस्तक, इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ, पुस्तक का नाम है आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिकल एलेंस ऑफ स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम डैनियल विल्सन द्वारा सबसे पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे जो प्री हिस्टोरिकल शब्द है, इसकी जानकारी 1851 में डैनियल विल्सन द्वारा अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी
एंड प्री हिस्टोरिकल एलेंस ऑफ स्कॉटलैंड में इसकी जानकारी दी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे इतिहास का जो आधार रहता है, जो प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का जो अध्ययन का आधार रहता है, इस काल में हम देखेंगे मानव इतिहास है जो, इसके अध्ययन का जो आधार रहेगा, अध्ययन का जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा। हम देखेंगे पहले मानव नदियों के किनारे रहता था, जंगलों में रहता था और गुफाओं में रहता था। उसमें हम देखेंगे नदी घाटियां, जंगलों वह जो गुफाएं हैं, गुफाओं को इस काल में अध्ययन का जो आधार बनाया जाता है। तथा इस काल का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है। इस काल निर्धारण की बात करें तो काल निर्धारण जो है वो कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग, जैसे हम देखेंगे कार्बन 14, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इनका क्या है, काल निर्धारण किया जाता है। तथा इसका जो काल है, कार्बन डेटिंग पद्धति जो है, इसका आधार वर्ष कितना माना गया है, आधार वर्ष जो है 1950 को माना गया है, 1950 को माना गया है। तथा इस पद्धति के आधार पर हम देखेंगे कार्बन डेटिंग 14 जो पद्धति है, इसके आधार पर हम देखें तो 70,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है हम निर्धारण कर सकते हैं। कितना समय, 70,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व तक के समय का निर्धारण जो है हम इसके आधार पर कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके आधार पर समय कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति की जो आधी एज है, इसकी आधी उम्र है वो 5700 के लगभग मानी जाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं किन्हीं वस्तुओं में या जीवों में हम देखते हैं, कार्बन पदार्थों में हम देखते हैं कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और वो कार्बन की मात्रा लगभग 5700 वर्षों के बाद आधी रह जाती है। हम देखते हैं जब कोई कार्बन पदार्थ जो है निर्जीव हो जाता है, क्या है, निर्जीव हो जाता है या मृत हो जाता है, तो उसकी आधी एज, उसके मृत्यु हो जाने पर हम देखेंगे 57 लगभग जो 5700 वर्षों बाद जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। जिस प्रकार से हम देखेंगे किसी पदार्थ में हमने देखा कि जो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम मानकर चले हम, 5 ग्राम किसी पदार्थ में कार्बन की मात्रा है। लेकिन 5700 वर्षों बाद हम देखें, अगर उसका अध्ययन करें, 5700 वर्षों बाद उसका हम अध्ययन करें तो कार्बन की मात्रा कितनी रह जाएगी, 5 सही 1/2, यानी कि 2.5 ग्राम, 2 सही 1/2। यहाँ पर हम देखेंगे 2.5 ग्राम, 5 में से आधी मात्रा उसकी कितनी रहेगी, 2.5 ग्राम यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की मात्रा रह सकती है। तथा 70,000 वर्ष पूर्व तक का जो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, काल निर्धारण कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे।
सर्वप्रथम जो प्री हिस्टोरिकल शब्द है इसकी जानकारी हमें किसने दी? 1851 में डेनियल विल्सन के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? डेनियल विल्सन के द्वारा अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिकल्स एलेंस ऑफ स्कॉटलैंड में इसकी जानकारी दी जाती है। तथा इस काल का जो मानव इतिहास है उसके अध्ययन का जो आधार हम देखें, जो उसका अध्ययन है और उसका जो आधार है हमें किसे बनाया है? हमने नदी घाटियों, जंगलों व गुफाओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमने देखा प्राचीन काल का जो मानव है गुफाओं, जंगलों और नदी घाटियों के पास ही रहता था। तो इसके काल निर्धारण की बात आती है तो इसका काल निर्धारण किस प्रकार से होता है कि उस समय में ऐसा था? तो हम देखते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति है, जो कार्बन 14 पद्धति है, इसके आधार पर किया जाता है। तथा हम देखेंगे इसका जो आधार वर्ष है, इसका जो आधार वर्ष रहता है वो कितना रहता है? 1950 रहता है। तथा 70,000 वर्ष पूर्व तक का समय का हम निर्धारण इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद देखें किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने देखा किसी पदार्थ में कार्बन की मात्रा होती है, जब पदार्थ निर्जीव हो जाता है तो उसमें क्या होता है? कार्बन का अपघटन होना शुरू हो जाता है। लगभग 5700 वर्षों बाद उस कार्बन की मात्रा निर्जीव होने के बाद कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। जैसे कोई कार्बन है, उसकी निर्जीव होने के बाद हम देखें 5 ग्राम, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम है। लेकिन हम देखें जब 5700 वर्ष बीतने के बाद उसका अध्ययन किया जाता है तो उसमें हमें जो मात्रा मिलती है वो कितनी मिलती है? 2.5 ग्राम कार्बन की मात्रा मिलती है। यानी कि 5700 वर्षों बाद उसमें कार्बन की मात्रा आधी हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे आज से लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी जो है एक आग के गोले के समान थी। आग के गोले के समान थी, ऐसा माना जाता है। सूर्य का टुकड़ा था। लेकिन जब उससे अलग हो जाती है पृथ्वी, क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो उस समय से लेकर वर्तमान समय तक हम देखेंगे, उस समय से लेकर के जो वर्तमान का समय है, वर्तमान का जो समय है तब तक, यानी कि अब तक उसे 6 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। जो वर्तमान में छठा महाकल्प चल रहा है, छठा महाकल्प हम देखेंगे सीनोजोइक कल्प। सीनोजोइक जो कल्प है वो चल रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हम देखेंगे डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में रायचूर जिला, कर्नाटक में एक जिला है रायचूर, और सिंगलुरु स्थान से प्राग ऐतिहासिक औजारों की खोज की जाती है। किसके द्वारा? प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा रायचूर जिले के सिंगलुरु नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल जो औजार हैं इनकी खोज की जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे 1863 ईस्वी में ब्रूस फुट के द्वारा मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से हम देखते हैं पाषाणकालीन औजारों की खोज की जाती है। जहाँ पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं इनका क्या किया जाता है? अन्वेषण किया जाता है। किसके द्वारा? 1863 में ब्रूस फुट के द्वारा हम देखेंगे। ब्रूस फुट के
द्वारा मद्रास की पल्लावरम नामक स्थान से, दक्षिण भारत में पल्लावरम नामक स्थान से पाषाणकालीन बस्तियों का जो है अन्वेषण शुरू किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो मानव की उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से मानव, आधुनिक जो मानव है किस प्रकार से हमें देखने को मिला। इससे पहले हम फिर देख लें, जो आज से 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक सूर्य का टुकड़ा थी, और उस सूर्य का टुकड़ा यानी आग का गोला, उससे अलग होने के बाद उस समय से लेकर वर्तमान तक का जो समय है उसे 6 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। और वर्तमान में जो कल्प चल रहा है यानी महाकल्प चल रहा है छठा, उसे क्या कहा गया है, सिनोजोइक महाकल्प कहा गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो डॉक्टर प्राइमरोज है, इनके द्वारा 1842 ईस्वी में रायचूर के सिंगलुरु नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन जो औजार हैं इनकी खोज की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1863 ईस्वी में ब्रूस फुट के द्वारा मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से जो प्राग ऐतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन बस्तियां हैं वहां से अन्वेषण शुरू किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति। थोड़ा मानव की उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज से 3 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक कपी समूह, क्या था, वानर समूह, एक कपी समूह जलवायु परिवर्तन के कारण, जैसे ही जलवायु में परिवर्तन होता है एक कपी समूह जो है कटिबंधीय क्षेत्र को छोड़कर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर आ जाता है। कपी समूह जो है जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से किस में आ जाता है, मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। यह पूर्वज समूह जो है हम देखेंगे, यह पूर्वज समूह जो है 2 करोड़ वर्ष पूर्व कई शाखाओं में हम देखेंगे, कई शाखाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, यानी कि कई शाखाओं में बढ़ जाता है 2 करोड़ वर्ष पूर्व। इन्हीं शाखाओं में से एक थी रामापिथेक्स, इन्हीं शाखाओं में से एक रहती है रामापिथेक्स, जिसे प्रथम होमिनिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होमिनिड कहा जाता है। और आज से 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव की बात करें तो आज से हम देखेंगे 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव जो हुआ वो कौन था, होमोसोपियंस। इसे आधुनिक मानव कहा जाता है। आधुनिक मानव की पहचान हुई है होमोसेपियंस के रूप में। इसको फिर से हम देख लें, जो मानव की उत्पत्ति है 3 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हम देखेंगे एक कपी समूह जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को छोड़ देता है तथा मैदानी क्षेत्र में आ धमकता है। और 2 करोड़ वर्ष पूर्व, यह जो इनके पूर्वज हैं 2 करोड़ वर्ष पूर्व कई शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, जिनमें से एक शाखा रहती है रामापिथेक्स, जिसे प्रथम होमिनिड भी कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखें जो आधुनिक मानव है आज से 30,000 वर्ष पूर्व हम देखेंगे, आज से 30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस की उत्पत्ति होती है। आधुनिक मानव से होमोसेपियंस को माना जाता है। अगर मानव की उत्पत्ति देखा जाए तो पहले दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में वानर रूप में मानव जो सीधे चलता था, यानी कि पैरों पर खड़ा होकर सीधे चलने वाला जो मानव रूपी वानर है वो मध्य अफ्रीका में पाया गया था।
इसके बाद हम देखते हैं आगे प्राग ऐतिहासिक काल है, जो इसमें हम पाषाण काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पाषाण काल है इसे आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल, फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल उसमें भी हम देखें पूर्व पाषाण काल है, जो पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, और इसमें हम देखेंगे आगे कौन सा है? उत्तर पूर्व पाषाण काल। उत्तर पूर्व पाषाण काल, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है आगे पूर्व पाषाण काल को भी। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल, नव पूर्व पाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो पूर्व पाषाण काल है। सबसे पहले हम देखेंगे जो पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में भी देखेंगे हम निम्न पूर्व पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे तो जो निम्न पूर्व पाषाण काल है, जो हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल है, इसे भी औजारों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पहला देखेंगे निम्न पूर्व पाषाण काल, जिसे कोर संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में हम देखेंगे जो औजारों का इस्तेमाल करने वाला या निर्माण करने वाला प्रथम जो मानव है, प्रथम मानव हेमो, औजारों का इस्तेमाल करने वाला जो प्रथम मानव है हेमो इरेक्टस था। कौन था? हेमो इरेक्टस था। औजारों का जो इस्तेमाल करने वाला, प्रयोग करने वाला जो प्रथम मानव था हेमो इरेक्टस था। तथा यहाँ पर हम देखें औजार, तो यहाँ पर जो औजारों का निर्माण हुआ उसमें हम देखेंगे क्लीवर, पेबुल व हैंडेक्स। हैंडेक्स जो है इस काल का प्रमुख उपकरण था, प्रमुख उपकरण या औजार रहता है इस काल का। पेबुल, क्लीवर, हैंडेक्स, ये 3 प्रकार के यहाँ पर औजार होते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे इन औजारों को हम देखें तो 2 संस्कृतियों में विभाजित किया गया। एक तो चपर चापिंग संस्कृति, दूसरा हैंडेक्स संस्कृति। अगर हम देखें चपर चापिंग, जो चॉपर है इसमें एक धार वाला जो है औजार होता था। औजार कैसा होता था? एक धार वाला होता था। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे ये कोई औजार है, इसमें क्या है? एक तरफ धार रहती है। अगर हम बात करें चॉपिंग की, यहाँ पर देखेंगे तो चॉपर है और यहाँ पर देखें चॉपिंग, तो इसमें द्विधारी हथियार होता था। जो हथियार जो होता था पत्थर का बना होता था, इसके दोनों तरफ धार होती थी। क्या होती थी? दोनों तरफ धार होती थी, जो शिकार करने या किसी वस्तु को काटने के काम आती थी, यानी कि दोनों तरफ से चलता था। अगर चॉपर की बात करें तो यह एक तरफ ही इसके धार होती थी। जैसा कि हम देखते हैं कोई चाकू है, चाकू के एक तरफ धार होती है, उस प्रकार से यह रहता था। और निम्न पूर्व पाषाण काल की जो हम देखें संस्कृति है, इसे कोर संस्कृति कहा गया है।
कोर संस्कृति कहा गया है। फिर हम देखेंगे जो पेबुल है, पेबुल क्या था, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही हम देखते हैं प्राचीन काल में जो मानव है नदियों के किनारे रहता था, नदी की धार में हम देखते हैं पेबुल की बात करें, जो पेबुल है, इस प्रकार से कोई नदी बहती है तो उसमें कोई पत्थर बहता है। जैसे ही पत्थर ये बहता है यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पर टकराता है, यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ टकराता है, तो इसमें क्या है, इसके जो किनारे हैं वो रगड़े जाते हैं। बार बार रगड़ने के कारण या घिसने के कारण ये पत्थर क्या होता जाता है, धीरे धीरे गोल हो जाता है, तथा जब यह गोल स्थिति में हो जाता है तो इस पत्थर को क्या कहा जाता है, पेबुल कहा जाता है। अगर हम देखें किसी पत्थर को तोड़ने पर उसके यहाँ पर ये जो है किनारे रह जाते हैं, बीच वाला जो क्षेत्र है यह फलक कहलाता है, और जो साइड वाला है इसे कोर कहा जाता है। और इसी कोर से हम देखेंगे जो तीखे हथियार हैं, इस प्रकार से हमने देखा तीखे हथियार हैं वो इसी कोर से बनते थे। तो इसके बाद हम आगे जो देखेंगे हमारा रहेगा, तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल है, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। हम यहाँ पर भी देखेंगे जो औजार हैं, औजार किस प्रकार के होते थे, यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रैपर, भेदक, जैसे यहाँ पर हमें जो औजार है देखने को मिलते हैं। स्क्रैपर क्या होता था, स्प्रैकर यानी कि एक जिसे खुरचनी बोला जाता है, स्क्रैपर। इसमें हम देखेंगे इस प्रकार से कोई पाषाण की वस्तु है जिसके ऊपर से धार बनी हुई है, जो पशुओं की खाल निकालने के काम आता था। क्या आता था, पशुओं की खाल निकालने के काम आता था। भेदक जो है ये क्या होता था, इस प्रकार का औजार होता था। कैसा औजार होता था, यहाँ पर हमने देखा ये खुरचनी है, यह भेदक जो है यह नीचे से तेज होता था, यह भी चीरफाड़ करने के काम आता था। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो अगला काल है, इसमें जो अगला काल है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल में चित्रकारी और नक्काशी के हमें प्रमाण मिलते हैं। दूसरा हम देखें तो आधुनिक मानव जो होमो सैपियंस है उसका उदय भी इसी काल में होता है, तथा यहाँ पर जो हमें औजार मिलते हैं वह तेज धार करने वाले तथा छेदने वाले हमें जो औजार प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। कौन से औजार प्राप्त होते हैं, छेदने वाले वह तेज धार वाले, जिसमें हम देखेंगे मुख्य रहेंगे ब्लेड व ब्यूरिन। इस काल को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। औजार कौन से रहते हैं, ब्लेड व ब्यूरिन। इस काल को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे होमो सैपियंस जो मानव का उदय होता है, तथा चित्रकारी व नक्काशी के भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। नक्काशी के भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। फिर से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल जो है इसे कोर संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोर संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर जो हथियारों का प्रयोग करने वाला प्रथम मानव है कौन कौन था, वो होमो इरेक्टिस। यहाँ पर औजारों का इस्तेमाल करने वाला प्रथम जो मानव है निम्न पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे होमो इरेक्टिस रहता है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे जो औजार मिलते हैं क्लीवर, पेबुल व हैंडेक्स औजार मिलते हैं। जो प्रमुख निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण है वो क्या रहता है, हैंडेक्स रहता है। तथा औजारों की यहाँ पर दो संस्कृतियाँ हैं,
हैंड एक्स संस्कृति, और दूसरी चॉपर व चॉपिंग। चॉपिंग जो है यह द्विधारी औजार है। अगर चॉपर की बात करें तो यह एक धार वाला औजार रहता है। औजार मुख्यतः क्या होते थे, पाषाण के ही बने होते थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे पेबुल जो है। पेबुल क्या है, प्राचीन काल में हम देखा है नदियों घाटियों में हमने देखा है पत्थर हैं वो पानी के साथ बहते रहते हैं तथा वो बहते बहते जो नदी है उसके किनारों से रगड़ खाते हैं, जिसके बाद वो गोल हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पेबुल कहा जाता है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण की बात करें तो इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें सक्रेपर, भेदक जैसे औजार मिलते हैं। सक्रेपर यानी खुरचनी इस प्रकार की बनी होती है, इसके ऊपर से धार होती है जो पशुओं की खाल निकालने के काम आती थी। मानव इस समय में क्या था, एक पाषाण काल में देखें जो पूरा पाषाण काल है उसमें शिकारी प्रवृत्ति का था, उसने कृषि करना नहीं सीखा था, उसका जीवन भी क्या था, अस्थायी था, एक जगह पर वो नहीं रहता था। फिर भेदक जो है हम देखेंगे, भेदक जो है नीचे से तेज धार वाला होता था। उसके बाद हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें होमोसेपियंस जो मानव है इसका उदय हो चुका था। चित्रकारी और निकासी के जो हमें नक्काशी होती थी उसके यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद छेदने वाले या तेज धार करने वाले औजार यहाँ से हमें मिलते हैं, जिसमें ब्लेड व ब्यूरिन मुख्य रहती है। तो इसी के साथ अब इसमें है हमारे यहाँ जो पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं, पूरा पाषाण काल में जो अवशेष मिले हैं, किन किन स्थलों से मिले हैं भारत में, वो किन किन जगहों से मिले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम देखें तो राजस्थान में कौन कौन से स्थल हैं उन पर बात करते हैं। तो राजस्थान में हम देखेंगे राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल है जो इनके अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसलमेर। जैसलमेर से कुंडा, कुंडा व ओला नामक स्थलों से पूरा पाषाण कालीन जो अवशेष मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बीकानेर। बीकानेर की डाडाथोरा, डाडाथोरा नामक स्थल से भी पूरा पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो नागौर का जो डिडवाना क्षेत्र है, कौन सा, नागौर का डिडवाना, डिडवाना जो क्षेत्र है वहाँ से भी। फिर इसके बाद देखें तो बाड़मेर का, बाड़मेर का जो तिलवाड़ा क्षेत्र है, कौन सा, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से भी हमें पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिलते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये तो राजस्थान का क्षेत्र है। इसके बाद बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से, यहाँ पर हम देखते हैं बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ रह जाती है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। पूरा पाषाण काल का एकमात्र ऐसा स्थल है बेलन घाटी, यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल के जो पूरा पाषाण है इसके तीनों कालों के हमें साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेलन घाटी से पूरा पाषाण के, पूरा पाषाण के तीनों कालों के, तीनों काल के जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तीनों काल कौन कौन से रहेंगे इसमें, एक तो हम देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा बात करें तो मध्य, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा काल कौन सा है, उत्तर, उत्तर पूरा पाषाण काल। इन तीनों कालों के अवशेष जो हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिल जाते हैं। तो इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वो है भीमबेटका। कौन सा रहेगा, भीमबेटका।
भीमबेटका एमपी में रह जाता है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका में हम देखेंगे प्राकृतिक गुफाओं से मानव द्वारा निर्मित चित्र हमें प्राप्त होते हैं या उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। भीमबेटका के जो हमें प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन गुफाएं मिली हैं जिनसे मानव द्वारा निर्मित चित्रों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? भीमबेटका से। प्राचीन गुफाओं में मानव द्वारा निर्मित चित्रों के साक्ष्य, इससे हमें यह पता चलता है कि जो पूरा पाषाण काल है, इस समय का जो मानव है वो अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन पत्थरों पर उत्कीर्ण करता था। जो मानव है उसे शिकार करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ का मानव है जो एक शिकारी प्रवृत्ति का था तथा उन्हीं चीज़ों को वो अपने चित्रों में दर्शा देता था। और यहाँ से हमें चित्र मिले हैं कि मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और ये जो चित्र हैं हमें भीमबेटका से मिले हैं उच्च पुरापाषाण काल के प्रतीत होते हैं, उच्च पुरापाषाण काल के प्रतीत होते नजर आते हैं। तो इसके बाद जो अगला स्थल है वो हम देखेंगे सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी जो है यह क्षेत्र हम देखेंगे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के पिंडी घेप क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर 5 वेदिकाओं में अन्वेषण हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी हम देखेंगे वर्तमान पाकिस्तान पंजाब का जो क्षेत्र है, कौन सा? पंजाब का पिंडी घेप क्षेत्र, पिंडी घेप क्षेत्र है। यहाँ से हमें पुरापाषाणकालीन या पाषाणकालीन जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पांच अग्नि वेदिकाओं का अन्वेषण यहाँ पर हुआ है, अन्वेषण यहाँ पर हुआ है। 5 अग्नि वेदिकाओं का अन्वेषण किस स्थल पर हुआ है? पुरापाषाण काल में देखें तो सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है, सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पर हो चुका है। और यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद जो अगला स्थल है, अगला स्थल जो रहेगा महाराष्ट्र का जो नेवासा, चिरकी और पाटने, ये जो तीनों स्थल हैं पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से भी हमें पुरापाषाण कालीन संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगला जो स्थल है पहलगाम। पहलगाम कहाँ पे है? कश्मीर में लद्दार नदी के तट पर, लद्दार नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगर इन साक्ष्यों की बात करें तो हम देखेंगे इस प्रकार से, मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, भारत का क्षेत्र है। तो पहलगाम की बात करें तो पहलगाम यहाँ पर रहेगा। फिर देखिए चिरकी, नेवासा और पाटने, ये तीनों स्थल कहाँ पे हैं?
महाराष्ट्र में स्थित है। फिर देखेंगे राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से जैसलमेर है। फिर उसके बाद देखेंगे हम बीकानेर है, भीलवाड़ा, बीकानेर राजस्थान। नागौर का जो क्षेत्र है यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हमें, और ये बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ से पुरापाषाणकालीन अवशेषों की जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे सोहन नदी घाटी का क्षेत्र है, यह सोहन नदी घाटी का क्षेत्र यहाँ पर रह जाता है। पंजाब का जो पूर्व पाकिस्तान, पंजाब का जो क्षेत्र है हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखते हैं जो पुरापाषाण काल के स्थल है वो सभी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक स्थल और है होशंगी। होशंगी यह कर्नाटक में स्थित है। होशंगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो कर्नाटक का क्षेत्र हम देखेंगे, कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर होशंगी से भी पुरापाषाणकालीन जो अवशेष है, साक्ष्य है, हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से हम इनको रिवीजन कर लेंगे। पुरापाषाणकालीन जो प्रमुख स्थल है, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की जैसलमेर में हम देखेंगे कुंडा व ओला। कुंडा व ओला का जो क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त होती है। फिर देखेंगे बीकानेर का डाडाथोरा, उसके बाद नागौर का डीडवाना क्षेत्र है, बाड़मेर का जो तिलवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ से क्या है? पुरापाषाणकालीन जो अवशेष मिले हैं राजस्थान में, यहाँ से मिलते हैं। फिर हम देखते हैं जो बेलन घाटी का क्षेत्र है। बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे पुरापाषाण काल से संबंधित जो तीनों काल है, तीनों कालों के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी से मिलते हैं, निम्न, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल के। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, भीमबेटका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो स्थित है, यहाँ से हमें प्राचीन गुफाओं से मानव द्वारा निर्मित चित्रों का जो साक्ष्य है यहाँ से प्राप्त होता है, जो उच्च पुरापाषाण काल का प्रतीत होता है। यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए गुफाओं की दीवारों पर दर्शाया गया। उसके बाद हम देखें तो अगला क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र रहता है, यह वर्तमान जो हमारा वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, यहाँ पर हम देखेंगे पिंडी घेप क्षेत्र है, यहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं पुरापाषाण काल के। और 5 अग्निवेदियों के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें सोहन नदी घाटी से ही मिलते हैं। उसके बाद देखें चिरकी, निवासा और पाटने, ये पुरापाषाण कालीन जो स्थल है यह महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, यहाँ से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। होशंगी का जो क्षेत्र है यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। और पहलगाम की बात करें, जो पहलगाम है, पहलगाम लदार नदी के तट पर कश्मीर में स्थित है, यहाँ से भी हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर हम देखें जो राजस्थान का क्षेत्र है और सोहन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब का जो क्षेत्र है, फिर पहलगाम लदार कश्मीर में है, उसके बाद चिरकी, निवासा, पाटने, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर देखें होशंगी का जो क्षेत्र है कर्नाटक में है। इसी के साथ हमारे जो पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है इसकी जानकारी भारत में सर्वप्रथम 1867 में CL कार्लाइल को प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे सन 1867 में पहली बार जो इसकी जानकारी है, पहली बार की जो जानकारी है CL कार्लाइल को प्राप्त होती है। इनके द्वारा विंध्या के क्षेत्र में
विंध्याचल का जो क्षेत्र है, यहाँ से इन्हें माइक्रोलिथ, यहाँ से माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज की जाती है, उपकरणों की खोज की जाती है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, जो लघु पाषाण उपकरण है या सूक्ष्म उपकरण, उन्हें माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है। जो माइक्रोलिथ उपकरण है, यहाँ से जो विंध्य क्षेत्र से उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन्हें संयोजित उपकरण भी कहा जाता है। संयोजित उपकरण भी कहा जाता है, क्योंकि यह दो उपकरणों से मिलकर बनती थी, दो उपकरणों से संयोजन होकर बनती थी, मिलकर बनते थे। अगर हम देखें जो विंध्या का क्षेत्र है, विंध्या का ऊपरी क्षेत्र और गंगा घाटी का, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ देखेंगे हम इस प्रकार से, मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पर हम देखेंगे विंध्या की पहाड़ियाँ और ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण है समृद्ध, यानी कि बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए यह जो क्षेत्र है बड़ा समृद्ध क्षेत्र था। मध्य गंगा घाटी तथा ऊपरी विंध्य क्षेत्र, ऊपरी जो विंध्य क्षेत्र है, यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। अब इनके जो प्रमुख उपकरण थे उनकी बात करें तो प्रमुख उपकरणों में हम देखेंगे माइक्रोलिथ, उपकरणों में हम देखें माइक्रोलिथ ब्लेड व माइक्रोलिथ ब्यूरिन तथा ट्रिगल, यानी कि जो त्रिभुजाकार है। इस प्रकार के जो उपकरण हैं हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, तथा इस काल के जो उपकरण हैं ये हमें प्राप्त होते हैं विंध्या का जो क्षेत्र है, यहाँ से बड़ी मात्रा में। इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी बात करें तो हम इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बागौर। कौन सा? बागौर। बागौर कहाँ पर स्थित है? बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर, कोठारी नदी के तट पर बागौर स्थित है। तथा ये जो बागौर है यह मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल रहता है बागौर का। और यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पशुओं की जो जली हुई हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ पर पशुपालन बड़ी मात्रा में होता होगा। इसके बाद हम देखें तो आदमगढ़ का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, और वहाँ से भी पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि मानव द्वारा जो पशु पालने की जो प्रक्रिया है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हो जाती है। इससे पहले हमने देखा पशुओं का वो शिकार करता था, और यहाँ पर हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में वो पशुओं को पालतू बनाना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन कृषि अभी भी उसने नहीं की थी, क्योंकि उसका जो निवास है वो अभी अस्थायी था। जो मध्य पाषाण कालीन मानव है यहाँ पर उसका जो निवास है वो स्थायित्व उसने प्राप्त नहीं किया था,
क्योंकि अभी वह पशुचारी जीवन में था, एक जगह से दूसरी जगह तक अपने पशुओं को लेकर हम भटकते रहते होंगे। तो इसी के साथ हम देखेंगे जो बागौर क्षेत्र है, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागौर से, राजस्थान में जो भीलवाड़ा में है, और दूसरा आदमगढ़ का जो क्षेत्र है, आदमगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला स्थल रहेगा वो रहता है लंगनाज। लंगनाज, लंगनाज का जो क्षेत्र है यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात के लंगनाज में माइक्रोलिथ औजारों का एक बड़ा जखीरा मिलता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि लंगनाज में माइक्रोलिथ जो उपकरण है इनका निर्माण होता होगा। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से मध्य पाषाणकालीन जो औजार है, औजार कौन से? माइक्रोलिथ बड़ी मात्रा में या प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं, जो इस बात की ओर इंगित करते हैं या स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रोलिथ उपकरण है इनका या तो कारखाना होगा, यहाँ पर इनका निर्माण होता होगा। इसके बाद जो अगला स्थल हमारा यहाँ पर रहेगा मध्य पाषाणकालीन भीमबेटका का रहेगा। उसमें हम देखेंगे भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का जो क्षेत्र है कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। पहले हम पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल में यहाँ की जो गुफाएं हैं वहाँ से हमें चित्रों की प्राप्ति होती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चे का शव प्राप्त होता है, एक बच्चे का हमें शव मिलता है जिसके गले में मोतियों की माला पहनी हुई है, मोतियों की माला पहनी हुई है। तथा उसके पास हम देखेंगे इस प्रकार से, देखें यह कोई बच्चा है, तथा इसके गले में क्या है? मोतियों की माला पहनी हुई है। और इसके पास हमें यहाँ से जो कब्र मिली है, कब्र से मिला है भाई, ये यहाँ से मांस के साक्ष्य मिलते हैं, मांस के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस मध्य पाषाण काल में जो पुनर्जन्म की विचारधारा है वो प्रबल रही होगी। किस बात की ओर इंगित करते हैं ये साक्ष्य? पुनर्जन्म की विचारधारा प्रबल होने की ओर यह साक्ष्य है संकेत करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो अगला स्थल रहता है भीमबेटका के बाद, देखें यहाँ पर पंचमढ़ी, यह जो क्षेत्र है यह भी मध्य प्रदेश में रहता है। यहाँ से 2 शैलाश्रय मिले हैं। फिर देखेंगे हम लेखैया, यह क्षेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे सरायनाहार जो क्षेत्र है, यहाँ से 2 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं, 2 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो सती प्रथा की ओर संकेत करते हैं। तथा यहाँ से हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। किसके? स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद है महदहा का क्षेत्र है, यह भी उत्तर प्रदेश में है। ये देखेंगे हम, यह भी उत्तर प्रदेश में रहता है। जो महदहा का क्षेत्र है यह भी उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी हम स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। तथा यहाँ से हम देखेंगे हमें 41 समाधान के
साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 41 समाधान के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अन्य स्थल जो है चौपासनी मांडू, चौपासनी मांडो का जो क्षेत्र है यह भी उत्तर में हमें उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। एक और क्षेत्र देखें तो बगाई खो, बगाई खो का जो क्षेत्र है यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। जो मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर से हम इनका रिवीजन कर लेंगे। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल विंध्याचल क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे। इसकी जानकारी हमें, मध्य पाषाण काल की जानकारी पहली बार 1867 में, पहली बार कब मिलती है? 1867 में C.L. कार्लाइल के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। विंध्याचल के क्षेत्र में C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्याचल का जो क्षेत्र है यहाँ से माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज की जाती है, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण भी कहा जाता है, तथा इन उपकरणों को संयोजित उपकरण भी कहा जाता है। इसमें दो उपकरणों को मिलाकर या दो उपकरणों के संयोग से निर्मित किया जाता था। अब इनके हम यहाँ पर देखें तो ये उपकरण मिले कहाँ पर हैं? ये उपकरण हमें विंध्याचल क्षेत्र का जो ऊपरी विंध्याचल का क्षेत्र है और मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है ये वाला एरिया रहता है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हमें यह उपकरण मिलते हैं। और यह क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन माइक्रोलिथ उपकरण है उनके लिए समृद्ध क्षेत्र रहा था। तथा हम देखेंगे यहाँ के जो प्रमुख उपकरण हैं, प्रमुख उपकरणों में हम देखेंगे माइक्रो ब्लेड, हम देखेंगे माइक्रो ब्लेड और माइक्रो ब्यूरिन तथा ट्राइगल जो है यहाँ के प्रमुख औजार रहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाणकालीन जो प्रमुख स्थल है उनमें हम देखेंगे बागौर का जो क्षेत्र है यह राजस्थान के भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में भी कहाँ पर है? कोठारी नदी के तट पर है और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आदमगढ़ में भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो शुरू कर दिया गया था इन मानवों के द्वारा, उस बात को दर्शाता है। फिर उसके बाद देखें तो लंगनाज का जो क्षेत्र है यह कहाँ पर रहता है? लंगनाज गुजरात में है। यहाँ पर हम देखेंगे मध्य पाषाणकालीन जो औजार हैं, माइक्रोलिथ औजार हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यहाँ पर जो लंगनाज का क्षेत्र है यहाँ पर माइक्रोलिथ उपकरणों का एक कारखाना रहा होगा, यहाँ पर इनका निर्माण होता होगा। फिर उसके बाद हम देखें तो भीमबेटका जो काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है पाषाण काल को लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे एक बच्चे का शव मिलता है जिसके पास एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, मांस रखा हुआ है, जो उनके पुनर्जन्म की विचारधारा को प्रबल हमें होता प्रतीत नजर आता है। तो यहाँ पर एक और विशेषता है, उस बच्चे के गले में एक मोतियों की माला भी पहनी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे मोतियों की माला भी पहनी हुई है, मांस के साक्ष्य भी मिलते हैं जो पुनर्जन्म की विचारधारा है उसको दर्शाते हैं। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, लेखैया उत्तर प्रदेश में, सरायनाहर उत्तर प्रदेश में, दो युगल समाधियाँ जो सती प्रथा की ओर संकेत करती हैं। उसके बाद है महदहा, यहाँ से हम देखेंगे स्तंभ गर्त मिलते हैं और शवाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। 14 शवाधान के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगले दो स्थल हैं हम यहाँ पर देखेंगे, चौपासनी मांडो उत्तर प्रदेश का और बगाई खो, यह भी उत्तर प्रदेश में है। दोनों स्थल, यह जो स्थल हमने पढ़े ये स्थल मध्य पाषाण काल की जानकारी देते हैं। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नव पाषाण काल। अब देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल देखें तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी जो है, सर्वप्रथम जानकारी M.H. कृष्ण के द्वारा लिंग सुअर नामक जगह एक
मैसूर के, यहाँ पर हम देखेंगे मैसूर के लिंगसुअर नामक स्थल से इसके साक्ष्य हैं जो प्राप्त किए जाते हैं एमएच कृष्ण के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे एचपी ला मसूरियर, एचपी ला मसूरियर के द्वारा इलाहाबाद की जो टोंस नदी घाटी है, यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें तो इनके जो प्रमुख स्थल रहते हैं, सबसे पहले हम देखें जो नवपाषाण काल है, सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी है, सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई है? एमएच कृष्ण के द्वारा मैसूर के लिंगसुअर नामक स्थल से इनकी खोज की गई है। उसके बाद देखें इलाहाबाद की जो टोंस नदी घाटी है, यहाँ से एचपी ला मसूरियर के द्वारा पाषाण काल जो है, नवपाषाण काल है, इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। जो नवपाषाण काल है इसे परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। हम देखेंगे नवपाषाण काल को परिवर्तनों का काल भी कहा गया है। जो नवपाषाण काल है इसे परिवर्तनों का काल भी कहा गया है। परिवर्तनों का काल भी कहा गया, क्योंकि इसमें हम देखेंगे बहुत ही परिवर्तन होते हैं। आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। बहुत ही परिवर्तन होने के कारण गोल्डन चाइल्ड के द्वारा इसे नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा गया है। नवपाषाण के लिए क्रांति काल से संबोधित किया गया है, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। जैसे हम देखेंगे कृषि करना हो जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, व्यापार जो होता है वस्तु विनिमय के माध्यम से हो जाता है, किलाबंदी हो जाती है। बहुत सी विशेषताएं इस काल की, आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इनके प्रमुख स्थल जो रहते हैं, आगे यहाँ पर हम देखेंगे इनके प्रमुख स्थल। इससे पहले हम देखेंगे इनका जो मुख्य औजार है, इस काल का जो मुख्य उपकरण कौन सा रहता है, हम देखेंगे जो मुख्य औजार है वो कौन रहता है? कुल्हाड़ी इस काल का मुख्य उपकरण रहता है। अब देखिए प्रमुख स्थलों में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखें मेहरगढ़। पहला जो स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है भाई? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से हम देखेंगे पाषाण काल से लेकर के कांस्य काल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। और सर्वप्रथम हम देखें तो सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ में भी हम देखें तो गेहूं व जौ की किस्में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की जो किस्में हैं यहाँ से प्राप्त होती हैं, तथा इसे बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, यहाँ पर हम देखेंगे जो कृषि कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। कृषि कार्य जो है कहाँ से प्रारंभ होता है? नवपाषाण काल से कृषि कार्य शुरू हो जाता है। अगर मध्यपाषाण की बात करें तो वहाँ से पशुपालन शुरू हो जाता है और अस्थि पंजर भी वहाँ से मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा देख लें, जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पर हम देखेंगे अग्नि का आविष्कार होता है। फिर देखेंगे मध्यपाषाण काल, मध्य जो पाषाण काल है, यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर पशुपालन, एक तो पशुपालन शुरू हो जाता है और एक मानव के जो अस्थि पंजर है उनकी प्राप्ति भी यहाँ से होती है। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो हम देखेंगे नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल में हम देखेंगे कृषि करना यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, कृषि के जो साक्ष्य हैं यहाँ पर हमें मिलते हैं तथा औजार जो हथियार हैं उन पर जो पॉलिश है वो करनी भी शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो नवपाषाण काल है, यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो पहिया है इसका भी आविष्कार हो जाता है। तो हम देख रहे थे मेहरगढ़, कृषि के साक्ष्य गेहूं व जौ मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला स्थल हम देखेंगे, प्रमुख स्थल जो नवपाषाण काल का रहता है, तो उसमें हम देखते हैं कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोल्डी हवा से होती हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो बुर्जहोम का क्षेत्र है, यह कहाँ पर है, कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे हम देखेंगे आवास के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है किसे, बुर्जहोम को। यहाँ पर हम देखेंगे आवास के आधार पर 3 प्रकार इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें गर्त आवास मिलते हैं, यानी कि गड्ढे में गर्त आवास प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो घास फूस के आवास यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन से, घास फूस के जो आवास हैं यहाँ से प्राप्त होते हैं। तीसरा, यहाँ पर कंकड़ व पत्थर के जो आवास हैं वो प्राप्त हमें यहाँ से हो जाते हैं बुर्जहोम से। अगला यहाँ पर हम देखें तो गुफर काल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ पर हम देखेंगे गुफर काल, जो गुफर काल है यह भी क्षेत्र है जो कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है, जिसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ से हमें गर्त आवास प्राप्त होते हैं। कौन से, गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, गुफर काल से प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए कि गर्त आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसमें दोनों ही ऑप्शन में अब दिया हो, गुफर काल और बुर्जहोम व गुफर काल दोनों से ही गर्त आवास हमें मिले हैं। लेकिन तीनों प्रकार के जो आवास हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कश्मीर के बुर्जहोम से ही प्राप्त होती हैं। तथा वहाँ पर हम देखेंगे एक बकरी के साथ मानव को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, बुर्जहोम से मिलते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र है हम देखेंगे चिरांद का जो क्षेत्र है यह कहाँ पर स्थित है, बिहार में। यहाँ पर हम देखेंगे कि हड्डी से बने उपकरण भी प्राप्त होते हैं, यानी कि अस्थियों से बने जो उपकरण हैं बिहार के चिरांद से हमें प्राप्त होते हैं, जो नवपाषाण काल का साक्ष्य है, स्थल है। तो इसमें हम देखें, अब परिवर्तन देखें तो नवपाषाण काल में हमने देखा कि यहाँ पर हम देखेंगे मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर हम देखेंगे जब मानव कृषि करेगा, मान लो उसने ये कोई खेत बना लिया, यहाँ पर उसने खेत बना लिया तो उसे एक जगह पर रहना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर उसका अब स्थायी निवास हो चुका था। अगर मध्यापाषाण की बात करें, ये तो हो गया पाषाण, नवपाषाण काल। मध्यापाषाण की बात करें तो क्या रखता था, उसके पास पशु होते थे, तो पशुओं को चराने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मध्यापाषाण काल में उसके पास हम देखेंगे पशु होते थे, पशुओं को लेकर एक जगह से वो दूसरी जगह
जाते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका जीवन है जो अस्थायी जीवन था, अस्थायी जीवन था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो निवास स्थान है उनका स्थायी हो गया है, क्योंकि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी व एक स्थान है सुंगल कुल्लू, यहाँ से हमें बहुत ही वर्षों तक जो नवपाषाणकालीन मानव है इसके रहने के अवशेष प्राप्त हुए। एक ही स्थान पर वर्षों तक यहाँ रहने के हमें संकेत मिलते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो नवपाषाण काल का मानव है इनका जो जीवन यापन है वो स्थायी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे कृषि हो गई, अस्थायी जीवन हो गया इनका यहाँ पर। फिर हम देखेंगे वस्तु विनिमय के द्वारा इन्होंने व्यापार भी प्रारंभ कर दिया था। किलेबंदी के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो भी नवपाषाण काल से ही शुरू हो जाती हैं। तो इसी के साथ ही हम देखेंगे हमारा जो पाषाण काल का यह टॉपिक है यह पूरा हो जाता है। लेकिन फिर से हम इसका थोड़ा रिवीजन कर लें। पहले हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने पढ़ा जो सराय नाहर है, सराय नाहर है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया भी। जो सराय नाहर है यहाँ से हमें 14 समाधान मिलते हैं। 14 समाधान है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, सराय नाहर से प्राप्त होते हैं। 2 सोगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त नहीं होती। स्तंभगर्त व 14 समाधान, स्तंभगर्त व 14 समाधान है जो हमें सराय नाहर से प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें 2 युगल समाधियां जो हैं, यहाँ पर हम देखेंगे 2 युगल समाधियां जो हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो महदहा का क्षेत्र है, महदहा का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे हमें 2 युगल समाधियां प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें 2 युगल समाधियां प्राप्त होती हैं जो सती प्रथा की ओर संकेत करती हैं। फिर से मैं बता दूं जो सराय नाहर है यहाँ से 14 समाधान स्तंभगर्त प्राप्त होते हैं, और जो महदहा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में यहाँ से हमें 2 युगल समाधियां प्राप्त होती हैं जो सती प्रथा को प्रमाणित करती हैं। ये जो तथ्य है यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो मध्यापाषाण काल के प्रमुख स्थल रहते हैं और इनके जो औजार रहते हैं। इनका जो प्रमुख औजार है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख औजार यहाँ पर कुल्हाड़ी रहता है, तथा यहाँ पर कृषि कार्य जो शुरू हो जाता है मध्यापाषाण काल में। और ब्रजहोम का जो नवपाषाण काल में हम देखेंगे जो मेहरगढ़ है, यहाँ से बलूचिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं और जौ यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कोल्डी हवा से जो चावल है इसके प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। फिर देखेंगे ब्रजहोम से 3 प्रकार के जो 3 चरणों में बांटा गया आवास के आधार पर, उनमें हम देखेंगे गर्तावास, घास फूस के आवास, कंकड़ व पत्थर के आवास। इम्पोर्टेंट रहता है अभी यह है जो है ब्रजहोम जो कश्मीर में है। उसके बाद हम देखेंगे जो गोफर काल है, गोफर काल भी कश्मीर में स्थित है। गोफर काल से भी गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गोफर काल का अर्थ है कोमहार की गुफा। फिर हम देखेंगे जो चिरांद है यह भी बिहार में स्थित है। हड्डी से बने या अस्थि से बने उपकरण हैं जो बिहार से प्राप्त होते हैं। फिर हम देखेंगे जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पर हम देखेंगे मानव जो है अग्नि का आविष्कार करता है। अग्नि का आविष्कार है जो पुरापाषाण काल में होता है। मध्यापाषाण काल में पशु व अस्थि पंजर। फिर देखेंगे कृषि व पहिया है जो इसका आविष्कार कहाँ पर होता है, नवपाषाण काल में होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो पुरापाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल का जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे जो हमारा प्राचीन काल है आज कवर हो गया है, जिसमें हमारा पूर्व मध्य काल भी समाप्त हो गया है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
अपना कीमती समय निकालने के लिए तथा इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आपको जो तथ्य है, जो मैंने विषय वस्तु दी है, यह किस प्रकार की थी। तो धन्यवाद, आभार सभी मित्रों का।